Hi everyone, this is Dr. Kaushik. Welcome back to my channel. So in this video I will tell how to cover medicine. So medicine वो सब्जेक्ट है, अगर आप अंडर 1000 रैंक लाना चाहते हो सो मेडिसिन इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आप अंडर 1000 रैंक लाना चाहते हो, अच्छी रैंक लाना चाहते हो एंड आपने मेडिसिन को कवर नहीं किया है सो नो डाउट आपकी अंडर 1000 रैंक कभी नहीं आने वाली है। सो फर्स्ट थिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें क्या लगता है मेडिसिन इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेडिसिन को कवर करने में एंड इसलिए वो मेडिसिन कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देने की बजाय उन्हें लगता है कि वो कोई दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर करें। सो फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ ए वास्ट सब्जेक्ट। सो यहाँ पर मेन थिंग है आपका सोर्स, आप किस सोर्स से मेडिसिन कवर कर रहे हो। So in source like we have marrow, prep ladder and e-गुरुकुल। ओके, सो मैरो से अगर आपने स्टार्टिंग से मैरो से ही मेडिसिन पढ़ा है तो नो डाउट अभी आपको इस टाइम पर सोर्स अपना चेंज नहीं करना है। अगर इस टाइम पर आप सोच रहे हो कि मैं मैरो से प्रेप लैडर से पढ़ लेता हूँ, दीपक मारवा सर से पढ़ लेता हूँ, सो यहाँ पर ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। सो आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। मैरो से पढ़ा है, मैरो में थोड़ा एक्स्ट्रा है मेडिसिन का, बट आपने अगर मैरो से ही पढ़ा है तो इस टाइम पर आपको मैरो से ही पढ़ना है। देन सेकंड थिंग प्रेप लैडर। प्रेप लैडर से दीपक मारवा सर की जो क्लासेस हैं, अगर आपने अभी तक मेडिसिन कवर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। दीपक मारवा सर की जो क्लासेस हैं उनको कर सकते हो। रैपिड रिवीजन जो है प्रेप लैडर का, वहाँ से आप मेडिसिन कर सकते हो, बट कोशिश ये करना है कि प्रेप लैडर की जितनी भी क्लासेज हैं मेडिसिन की उनको आप एक बार कवर कर लो। देन थर्ड इज ई गुरुकुल, जिसमें थमीम सर पढ़ाते हैं। नो डाउट थमीम सर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो अगर आपने वहाँ से कवर किया है तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी गुड सोर्स। सो नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए, सो फॉर टाइम मैनेजमेंट मेडिसिन को अगर आपको कवर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सो अगर आपको मेडिसिन के कवर करना है देन फर्स्ट थिंग जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग होना चाहिए वो है पैथोलॉजी। अगर आपका पैथोलॉजी सब्जेक्ट स्ट्रोंग है देन ऑलरेडी आपको 50% मेडिसिन आपको ऑलरेडी आती है, नो डाउट 50% आपकी मेडिसिन कवर हो चुकी है। बट जब हम पैथोलॉजी कवर करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ जनरल को अच्छे से कवर कर लेंगे, उनको अच्छे से कवर कर लेंगे, बट यहाँ पर वो सिस्टमिक जो पार्ट है पैथोलॉजी का उसको लाइटली लेंगे एंड सिस्टमिक को छोड़ देते हैं। सो उनका यहाँ पर सिस्टमिक कवर ना होने की वजह से मेडिसिन भी कवर नहीं हो पाता है। मेडिसिन में उनको फिर ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरी पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जितने भी पैथोलॉजी के सिस्टमिक वाले चैप्टर थे उनको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। यही एक सिंपल सा रीज़न था कि मैं मेडिसिन भी जिससे मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और नो डाउट जब मैं नीट पीजी का एग्ज़ाम देने गया था तो जब मैंने लास्ट रिवीजन किया था तो सिर्फ 2 दिन ही लगे थे मुझे पूरा अच्छे से रिवीजन करने को। मेडिसिन के लिए सिर्फ मैंने 2 दिन दिए थे एंड उसमें मैंने पूरे मेडिसिन को कवर कर लिया था क्योंकि मेरी पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग थी। एंड पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग होने से मेरी 50% मेडिसिन ऑलरेडी पैथोलॉजी में ही रिवाइज हो गई थी। सो दैट्स द रीज़न कि पैथोलॉजी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मेडिसिन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देन नेक्स्ट थिंग, अगर आपने अभी तक मेडिसिन को बिल्कुल ही अनटच है, एक बार भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सो फर्स्ट थिंग अगर आपको मेडिसिन कवर करना है तो इस टाइम पर अगर आप मैक्सिमम टाइम पीरियड देना चाहते हो मेडिसिन को, डेट इज 15 डेज। 15 डेज में सीवीएस जीआईटी रेस्पी एंडो रूमेट हीमेट नेफ्रो ये सारी यूनिट कवर हो जानी चाहिए। बट मेन थिंग इज कि इंटीग्रेटेड स्टडी करना है। सो इंटीग्रेटेड स्टडी करने का मतलब ये है, जो नेफ्रो है, नेफ्रो का 50% आपका पैथोलॉजी में ही कवर हो जाता है। जो हिमेट है, हिमेट का 80 to 90%
आपका पैथोलॉजी में ही कवर हो जाएगा। देन रूमेट में जब आप पैथोलॉजी में जब आप ऑटोइम्यून डिजीज़ पढ़ते हो तो वहाँ पर आपका रूमेट भी 50% कवर हो जाएगा। ओके, सो पैथोलॉजी एंड मेडिसिन दोनों को एक साथ पढ़ना है क्योंकि इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पैथोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है या फिर मेडिसिन से। सो दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना है। देन नेक्स्ट थिंग कि फर्स्ट रिवीजन आपको 15 डेज में कवर करना है। देन इस 15 डेज को आपको लास्ट तक लेकर आना है कि आपको आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपको लास्ट में सिर्फ 2 डेज में आप पूरी मेडिसिन कवर कर पाओ। सो इसके लिए मेन सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है कि आपको सोर्स चेंज नहीं करना है एंड जो आपके नोट्स हैं उनको बार बार रिवीजन करना है। और ऐसा नहीं है कि एक बार ही, जैसे 15 डेज में मैंने बोला है तो 15 डेज को आप डिवाइड भी कर सकते हो कि इनिशियली 7 डेज में मेरे को ये यूनिट करनी है एंड नेक्स्ट फिर मुझे कोई बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है एंड देन नेक्स्ट जो 7 डेज होंगे उसमें मेरे को रेस्ट यूनिट्स कवर करनी है। सो इसलिए पहले आप मेडिसिन पढ़ो, बीच में पैथोलॉजी पढ़ो, देन फिर मेडिसिन पढ़ो। सो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है मेडिसिन को कवर करने के लिए। देन नेक्स्ट थिंग इज कि मेडिसिन इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट। सो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मेडिसिन्स के वो पता होने चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मेडिसिन के पता होने चाहिए। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कहाँ से पता लगेगा? नंबर 1 सोर्स इज MCQ प्रैक्टिस एंड सेकेंड थिंग इज ग्रैंड टेस्ट। सो जितने आप ग्रैंड टेस्ट देते हो उनको एटलीस्ट, अगर आपको मेडिसिन के क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, नो डाउट, जब आप उसको रिव्यू कर रहे हो, जब आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ग्रैंड टेस्ट में बार बार आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पर मेरे को ज़्यादा फोकस करना है। सो जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो सिर्फ आप उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है जो ग्रैंड टेस्ट में बार बार रिपीट होते रहते हैं। एंड नो डाउट ये जो ग्रैंड टेस्ट में टॉपिक्स आते हैं यही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे नीट एग्जाम में भी आने वाले हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो आपको हेल्प करेगा कि MCQ जो है आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपको टॉपिक्स का पता लग जाएगा। देन अगर आपको CVS कवर करना है, सो फर्स्ट थिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ECG। सो ECG को आपको कवर करना ही है। ECG से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। देन सेकंड थिंग, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रूमेटिक हार्ट डिजीज, देन वेल्वुलर डिजीज like aortic stenosis, aortic regurgitation, mitral stenosis and mitral regurgitation, these 4. Then cardiomyopathy, this is also very important topic. Then tamponade, cardiac tamponade. So all these are very important topics. Then in GIT, so first is peptic ulcer disease, then upper GI bleed, then Crohn's एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो क्रोन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का हर एक पॉइंट, हर एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अलोंग विद द इमेजिंग फीचर्स। इमेजिंग में जो जो साइन है सब आपको पता होने चाहिए इन क्रोन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, देन इन रेस्पी, सो इन रेस्पी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज, जिससे क्वेश्चन आना ही है, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, metabolic acidosis, alkalosis, respiratory acidosis and alkalosis, that is acid base balance. ओके, एसिड बेस बैलेंस। सो रेस्पी या फिर नेफ्रो, जहाँ पर भी आप इस टॉपिक को कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कवर करना है अलोंग विद द MCQ प्रैक्टिस, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन रेस्पिरेटरी फेलियर, then ARDS,
pneumonia. So all these are very important topic. Pneumonia, pulmonary effusion, then pneumothorax, bronchiectasis, and then obstructive sleep apnea, and finally the tumors. So tumors are also very important. ओके, सो ये ट्यूमर्स हैं, ये आपके पैथोलॉजी में भी कवर हो जाएंगे. सो लाइक दिस कि पैथोलॉजी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. सो पैथ एंड मेडिसिन को दोनों को एक साथ पढ़ना होता है. देन इन नेफ्रो, सो इन नेफ्रोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ऑब्वियसली इट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिससे कि क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड नो डाउट अगर मेडिसिन से क्वेश्चन आ रहा है, नेफ्रो का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन 99% चांसेस होते हैं कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ही आएगा. एंड ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहाँ कवर होगा? आपका पैथोलॉजी में ही ये सिंड्रोम कवर हो जाएगा. जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मोस्ट ऑफ द 90% पार्ट इसका पैथोलॉजी में ही कवर हो जाता है. सो नेफ्रोलॉजी तो आपकी 90% पैथोलॉजी में ही कवर हो जाएगी. देन रेस्ट टॉपिक लाइक AKI, CKD and Gitelman syndrome, Liddle syndrome, Bartter syndrome. So all these syndrome are also very important, जिनको आपको कवर करना है. Okay, then next is रूमेट. So रूमेटोलॉजी में 50 to 70% ये आपका मेडिसिन में ही कवर हो जाएगा. ये आपका पैथोलॉजी में ही कवर हो जाएगा. ओके, सो रूमेट को भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये पैथोलॉजी में ही कवर हो जाती है 50 to 70%. रेस्ट 20-30% आपको बस यहाँ से मेडिसिन से करना है. देन हीमेटोलॉजी. सो हीमेट को कवर करने के लिए आपकी पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. अगर आपकी पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आपका 90% हीमेटोलॉजी पैथ से ही कवर हो जाएगा. ओके, सो मेन चीज़ कि आपकी पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे कि आपकी मेडिसिन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ओके, देन एंडोक्राइन को आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है मेडिसिन में, जो कि आप कवर कर लोगे. एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फियोक्रोमोसाइटोमा, जो कि एंड थायराइड दैट इज हाइपो, हाइपर and parathyroid. So this is very important, that is hypo and hyper. Okay, so all these are very important topics. So ये मेडिसिन में आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है. सो फर्स्ट रिवीजन अगर आप कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, सो नो डाउट आपको 15 डेज देने हैं. एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें सिलेबस, तो 15 डेज में आप कवर करने के ट्राई करना. बट जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो नो डाउट आपको 7 डेज ही देने हैं. इसका हाफ टाइम करना है आपको, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको वो क्वेश्चन पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है. ओके, देन आपको नो डाउट जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो आपको इसको 2 to 3 डेज में लेकर आना है, जिससे कि आपका मैक्सिमम आउटकम आ पाए आपके नीट एग्जाम में. ओके, दैट्स ऑल फॉर मेडिसिन. थैंक यू.